नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर देश दुनिया में हुई प्रमुख घटनाओं की पूरी जानकारी, राजनीति से लेकर नीतियों तक, सड़क से संसद तक, हर बड़ी खबर पर हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की सराहना करते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक रणनीति साझेदारी है। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा मित्रवत रहेंगे और दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है। ट्रंप से उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत को खोने जैसी कोई बात नहीं है। उनकी पीएम मोदी से अच्छी दोस्ती है और हाल ही में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को बेहद महत्व देते हैं। एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के हमेशा से अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि भारत और अमेरिका गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर काफी तनाव चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी को अपना मित्र कहने वाले ट्रंप ने भारत पर पाकिस्तान से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है। भारत रूसी तेल खरीदना जारी रहेगा। इस मामले में वो सिर्फ दाम और अपनी जरूरत को देखेगा। अमेरिका की धमकियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का रुख एकदम साफ कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि भले ही अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया हो, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि रूसी तेल खरीदना फायदे का सौदा है। सीतारमण ने आगे कहा कि भारत को ये तय करना होगा कि कौन सा सप्लाई सोर्स उसके लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि कौन सा सप्लाई सोर्स हमें सबसे अच्छा लगता है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसे खरीदेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। जुलाई में जारी प्रारंभिक सूची में पीएम मोदी का नाम 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करने वालों में शामिल था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की नई सूची के अनुसार 27 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से भाषण देंगे। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी के इस सत्र में न जाने को लेकर अटकलें तेज थी, जिन्हें अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ताजा कार्यक्रम में साफ कर दिया गया है। कांग्रेस ने शनिवार को जीएसटी से जुड़े सुधारों पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का वास्तविक लाभ सभी उपभोक्ताओं और आम जनता तक पहुंचेगा, न कि केवल कुछ खास वर्गों या उद्योगपतियों तक सीमित रह जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दरों में कमी के बावजूद अक्सर देखा गया है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पहले जैसे ही बनी रहती है और कंपनियां टैक्स राहत का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाती है। ऐसे में सरकार को ये बताना होगा कि उसने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन से ठोस कदम उठाए हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी सुधारों को लागू करते समय सरकार ने व्यापक विचार विमर्श नहीं किया और न ही विपक्षी दलों को विश्वास में लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि यह पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है। एआईएडीएमके ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता के सेंगोट्टयन को पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। पार्टी ने ये कार्रवाई उनके उस बयान के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं को फिर से शामिल करने की मांग की थी। सेंगोट्टयन ने अपने इस बयान के पीछे पार्टी की एकता पर जोर दिया था। दरअसल शुक्रवार को बोलते हुए उन्होंने पार्टी की एकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम उन गुटों को फिर से वापस लाए जो हमें छोड़कर चले गए थे, तो हम चुनाव जीत सकते हैं। हमें उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए और शामिल करना चाहिए जो हमें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनकी एकता की कोई मांग नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया। उनका नाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में शामिल है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दी थी। कोर्ट ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को निर्देश दिया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर न जाएं और मामले से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित न करें। इस केस की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की गई है। गौरतलब है कि अदालत ने पहले ही सिन्हा को 12 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट को सरेंडर कर दिया।
महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हैदराबाद में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस छापेमारी के दौरान 12,000 करोड़ रुपए का कच्चा माल जब्त किया गया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक बड़े अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के खुलासे की उम्मीद है। ये बड़ी कार्रवाई मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस द्वारा की गई है। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के इंस्पेक्टर प्रमोद बदाक की अगुवाई में एक स्पेशल टीम ने हैदराबाद में छापा मारा था। महाराष्ट्र में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के दौरान इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी। भारत सरकार की ओर से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाने की कोशिशों को नया बल मिला है। इस क्रम में हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की एक टीम दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल भगोड़ों के प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाना और ब्रिटिश अदालतों को यह भरोसा दिलाना है कि भारत में प्रत्यर्पित आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और मानवीय वातावरण मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीएस टीम ने हाई सिक्योरिटी वार्ड का गहन निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों से बातचीत भी की। बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर और भूटान की सरकारी कंपनी ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। दोनों कंपनियों ने भूटान में 570 मेगावाट वांगचू जल विद्युत परियोजना के लिए शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भूटान की रॉयल गवर्नमेंट के साथ इस परियोजना को लेकर कनेक्शंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ये डील अडानी पावर और डीजीपीसी को बूट मॉडल यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर के तहत वांगचू जल विद्युत परियोजना शुरू करने का रास्ता साफ करती है। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर दूसरे दिन ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिनमें कोई बच्चा, बुजुर्ग या फिर जिम करता हुआ नौजवान उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 10 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसे लेकर अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के तहत एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में होने वाली कुल मौतों में 1/3 मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। यानी दिल की बीमारी से देश में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं और यह लगातार जानलेवा होती जा रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शुक्रवार को पानी थोड़ा घटने के बावजूद निचले इलाकों में संकट बना हुआ है, क्योंकि यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नोएडा की स्थिति और भी गंभीर है, जहां लोगों को यमुना के साथ साथ हिंडन नदी के पानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 150 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। यहाँ मोमना थल समेत कई गांवों में 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है, जिससे 5,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सेक्टर 150 में यमुना और हिंडन का संगम हो रहा है। वहीं कासना की ओर से आने वाला नाला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी संगम बिंदु पर स्थित मोमना थल गांव सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गांव के लोग या तो पलायन कर चुके हैं या फिर पीछे की ओर शरण लेने को मजबूर हैं। कई लोग ट्रैक्टरों के सहारे अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। गुजरात के सूरत और वडोदरा जिलों में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नर्मदा और किम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सूरत जिले के उमरपाड़ा और मंगरोल तालुका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बीते 24 घंटों में उमरपाड़ा में 8.5 इंच और मंगरोल में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी वर्षा के कारण किम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नदी का पानी मंगरोल के मोटा बोरसारा गांव के पादर इलाके में घुस गया है, जिससे कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। जलभराव के चलते स्थानीय लोगों को आवागमन और रोजमर्रा की गतिविधियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संचालित हो, इसके लिए निर्देश जारी किया है। उन्होंने ये निर्देश अधिकारियों को शुक्रवार को दिया। उन्होंने आवश्यक सेवाओं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। राज्य भर में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं और संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। अब तक 1155 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो वहीं राज्य में 62 एसडीआरएफ और 7 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसले में पॉक्सो के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित पक्ष की सुसंगत और विश्वसनीय गवाही निर्णायक फोरेंसिक सबूतों के अभाव में भी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओरी ने दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 29 के तहत अपराध की कानूनी अवधारणा को रेखांकित करते हुए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। फैसले में दोहराया गया कि एक सक्षम बाल गवाह के साक्ष्य के लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है अगर वो विश्वास पैदा करता है और दोष सिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। भारत के सीजीआई बीआर गवई ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका संविधान में निहित आदर्शों और जनता की आकांक्षाओं के बीच सेतु का काम करती है। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत न्यायिक संवाद 2025 में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों की भूमिका केवल विवादों का निपटारा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और मानव गरिमा के सिद्धांतों को व्यवहार में लाना भी है। सीजीआई गवई ने कहा कि बदलते दौर में न्यायपालिका कानून की व्याख्या के माध्यम से शासन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इससे न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि लोकतंत्र भी केवल संस्थागत ढांचे से नहीं बल्कि मूल्यों से मजबूत होता है। उन्होंने जोर दिया कि आज न्यायपालिका संरक्षक के साथ साथ उत्प्रेरक की भूमिका भी निभा रही है। दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालतें सुनवाई लगातार टाल रही हैं, जिससे संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि अगर अदालतें सालों तक फैसला नहीं करती तो क्या इसकी जिम्मेदारी हमारी है? जमानत देनी नहीं है तो मामला खारिज कर दे। 20-30 बार सुनवाई करके सालों तक लटकाना आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। ऐसा न्याय स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने वालों के साथ वे कभी नहीं खड़े होंगे, लेकिन निर्दोषों के साथ खड़ा होना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ में कुछ बदलाव किया है। उन्होंने कुछ सामानों को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर कर दिया है, मतलब कि अब कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ प्रभावी रहेगा। व्हाइट हाउस ने बताया कि नए आदेशों में एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड, रेजिन और सिलिकॉन उत्पादन भी शामिल हैं, जिन पर पारस्परिक शुल्क लागू होंगे। शुक्रवार को जारी एक कार्यकारी आदेश में यह बदलाव किया गया है। ये बदलाव सोमवार 8 सितंबर से लागू होंगे। बता दें कि ट्रंप की ये वैश्विक टैरिफ उनके उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें वो व्यापार असंतुलन को ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर अब इसे युद्ध विभाग कर दिया है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार 5 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। ट्रंप ने कहा कि यह कदम दुनिया के लिए जीत का संदेश है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन के नाम से जाना जाता है। व्हाइट हाउस में आदेश पर साइन के समय पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि 70 साल से ज्यादा समय से चला आ रहा पुराना नाम बहुत अस्पष्ट था, इसलिए बदलाव जरूरी है। टैक्स बचाने की कोशिश में ब्रिटेन की डिप्टी प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी की उपनेता एंजेला रेयनर को भारी पड़ी है, इतनी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। रेयनर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल मामला उनके हव में खरीदे गए अपार्टमेंट से जुड़ा है, जहां पर टैक्स भुगतान को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। स्वतंत्र जांच में पाया गया कि उन्होंने मंत्री आचार संहिता का पालन पूरी तरह से नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रेयनर ने ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया, लेकिन उन्हें विशेषज्ञ टैक्स सलाह लेनी चाहिए थी। अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहे देशों में शामिल भारत और ब्राजील अब आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत अगले हफ्ते मर्कोसुर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ एक वर्चुअल बैठक कर सकता है। इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और मर्कोसुर के बीच पहले से ही 2004 से एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट लागू है। मर्कोसुर ब्राजील के नेतृत्व वाला दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, जिसके अन्य सदस्य देश अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।